सभापति महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा में मुझे मौका देने के लिए। जब इस सदन में राष्ट्रपति जी अपनी अभिभाषण उन्होंने शुरू किया तो हम लोग बड़ी गहरी रुचि से सुनना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार की क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है, काफी कुछ उस अभिभाषण के माध्यम से देश के सामने रखा जाता है। मगर जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में नहीं आया कि यह अभिभाषण 2024 में बनी हुई भाजपा सरकार के हक का है या ये अभिभाषण 1977 में बनी जनता पार्टी की मुरारी सरकार का है या ये अभिभाषण 2014 में बनी प्रथम मोदी सरकार का है। क्योंकि जब एमरजेंसी पे इतना बड़ा उल्लेख एमरजेंसी का किया गया तो उसका क्या संदर्भ है समझने में समय, और उसके बाद इतना लंबा उल्लेख किया गया, ऐसा लगता था कि नई एमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ और जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, शायद वो अंश वहां से लिया गया हो। फिर उसके बाद प्रचंड बहुमत बताया गया, पूर्ण बहुमत बताया गया और ये बताया गया, बहुत से ऐसे वायदों को दोहराया गया जो 2014 में और 19 में हम सुनते आ रहे हैं। तो मैंने कहा शायद 2014 के राष्ट्रपति अभिभाषण के कुछ अंश वहां से लिए गए हों। मगर बाद में एहसास हुआ कि शायद मौजूदा सरकार ने इस सन की सरकार है 2024 की है या 1977 की है, 2014 की 19 की है, इसको समझने में शायद भूल नहीं करी। उन्होंने इस जनादेश को और जनादेश की भावना को समझने में भूल करी, जो पिछले 3-4 दिन से हमने सरकार की कार्यशैली देखी। ये जनादेश है, इस जनादेश के माध्यम से देश के लोगों ने, ये बात सही हम स्वीकार करते हैं कि संख्या बल सत्तारूढ़ दल को देने का काम किया है, लेकिन ये भी सत्य है कि इस जनादेश ने नैतिक बल देश के विपक्ष को देने का काम किया, एक मजबूत विपक्ष को जनादेश के लोगों ने जन्म देने का काम किया। देश के लोगों ने अपनी वोट से देश के संविधान को बचाने का काम किया, देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया और देश के प्रजातंत्र में एक संतुलन लाने का काम किया। ये नैतिक बल प्रजातंत्र में बहुत करिश्माई है। नैतिक बल, इस नैतिक बल में इतना करिश्मा है कि आपने देखा होगा कि जब ये जनादेश आया तो उसी रात जो प्रचार तंत्र सरकार के लिए झुका रहता था, रात तक टीवी चैनलों पर बहुत से चैनल के एंकर माफी मांग रहे थे, बहुत से सिफारिश रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। जब एनडीए की बैठकें हुई अगले 2-3 दिन में, तो उन बैठकों में कहीं खुशी दिखाई नहीं दे रही थी किसी के चेहरे पर, और जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, हर के चेहरे पर चमक थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी। नैतिक बल का करिश्मा है। देश के लोगों ने मजबूत विपक्ष दिया और आपके बहुमत को छीनकर आपके अहंकार को भी चोट मारने का काम देश के लोगों ने किया है। जिस तानाशाही और अहंकारी कार्यशैली से आप चल रहे थे, देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया और बहुमत छीनकर उस अहंकार को तोड़ा। ये वही अहंकार है सर, जिस अहंकार को हमने देखा जब किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून देश के इतने बड़े वर्ग के लिए आपने बिना संसद में लाए ऑर्डिनेंस से पास कर दिए और उसके बाद वो वर्ग उठ खड़ा हुआ। दिल्ली के चारों तरफ 1 साल से ज्यादा वो किसान वर्ग बैठा रहा। 750 शव इंधनों से वापस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अपने गांव में उन किसानों के गए, लेकिन सरकार की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द भी व्यक्त नहीं हुए। वो अहंकार का चेहरा था जो देश के लोगों ने देखा, और ये वो चेहरा था कि उस आंदोलन में और उस आंदोलन के दौरान एक जीप के माध्यम से किसान कुचले गए और जिन मंत्री की कैबिनेट मंत्री की वो जीप थी, उनको दोबारा से आपने टिकट देने का काम किया। और ये उस अहंकार को तोड़ने का स्वरूप था जो जनादेश हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उस लखीमपुर खीरी में भी भाजपा के उस उम्मीदवार को हराकर इंडिया गठबंधन को जिताने का लोगों ने काम किया, जिनको आपने टिकट दी, जिनके गाड़ी के नीचे किसान कुचले गए। ये अहंकार का स्वरूप, ये वो अहंकार था सर जो हमने उस अहंकार का एक उदाहरण हमने देखा जब हमारी बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी बेटियां
ओलंपिक विजेता पहलवान बेटियां, हरियाणा की बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। वो हरियाणा जहां कुरुक्षेत्र हुआ, जहां महाकुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हमारी देश की महिला की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ है, देश के वो संस्कार हैं, वहां की बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर पे उनको घसीटा जा रहा था, और ये अहंकार का रूप है जिन्होंने घसीटने के लिए मुख्य आरोपी जो सांसद है उन पे मुकदमा सरकार ने दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज करवाया गया, और उनके बेटों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा गया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा के, राजस्थान के, पंजाब के लोगों ने उस अहंकार को तोड़ने का काम किया। और जो हरियाणा की बेटियां, जहां वो अहंकार, हरियाणा की जो बेटियां जिस प्रदेश से आती है, मुझे गर्व है कि आज देश में सबसे ज्यादा विपक्ष की अगर मत प्रतिशत कहीं आई है तो छोटे से प्रदेश हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत आया है। लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करने का काम किया। ये वो अहंकार ही था। एक दिन में 146 सांसदों को, संपूर्ण विपक्ष को एक दिन के अंदर निलंबित करने का काम हुआ। ये वो अहंकार था। देश के लोगों ने उस अहंकार को स्वीकार करके 234 इंडिया गठबंधन के सांसदों को संख्या बढ़ाकर यहाँ भेजकर आपसे बहुमत छीनकर यहाँ पे संतुलन साहब बनाने का काम किया, अहंकार को तोड़ने का कार्य किया। फैसला सरकार का नहीं होता है, ये फैसला पीठ का था। ये वो अहंकार ही था जिस अहंकार की वजह से हर वर्ग को पिछले कुछ वर्षों में अपनी हितों की रक्षा करने के लिए सड़क पे आना पड़ा, और सरकार ने हर वर्ग की अनसुनी करी, और हर बार सरकार कहीं ना कहीं अत्याचारी के साथ खड़ी दिखाई दी। हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, महिला पहलवानों की बात हो, सरकार पीड़ितों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ खड़ी दिखाई दी। ये वो अहंकार था। हर वर्ग को सड़क पर आना पड़ा। हरियाणा में हमने देखा लोगों ने अपनी इनकी अहंकार की राजनीति को अस्वीकार करने का काम किया सर, और इनकी अहंकार की नीति के साथ साथ लोगों ने इनकी बनाम की राजनीति को भी अस्वीकार करने का काम किया। बनाम की राजनीति, एक देशवासी को दूसरे देशवासी के आमने सामने खड़ा करने की नीति को लोगों ने अस्वीकार करने का काम किया। कभी नारे आ रहे थे उत्तर बनाम दक्षिण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर बनाम दक्षिण की बात करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत पूरे देश के 28 प्रदेशों में अगर 47.6% मत प्रतिशत कहीं आया है तो दिल्ली के 3 तरफ बसे हुए हरियाणा के अंदर आया, उत्तर भारत में आया। इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं आया है। उत्तर बनाम दक्षिण, इस बनाम की राजनीति, कहीं धर्म को आधार मान के बनाम, एक धर्म बनाम दूसरा धर्म, कहीं जाति को आधार बना के बनाम। उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पे बनाम की राजनीति को, धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण की राजनीति को लोगों ने स्वीकार किया है। तो हरियाणा में जाति को सहारा बनाकर ध्रुवीकरण करने की राजनीति को अस्वीकार करने का काम लोगों ने किया। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90 विधानसभाओं में कांग्रेस के मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और भाजपा के मत प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किसी भौगोलिक क्षेत्र में है या किसी जातीय समीकरण में है। ये दर्शाता है कि बनाम की राजनीति, उत्तर बनाम दक्षिण, एक धर्म बनाम दूसरा धर्म, एक जाति बनाम दूसरी जाति, इस बनाम की राजनीति को लोगों ने अस्वीकार किया है। इस वोट की चोट से लोगों ने अहंकार भी तोड़ा, बनाम की राजनीति को भी अस्वीकार किया है, और लोगों ने संविधान की भी रक्षा करने का काम किया है। संविधान को बचाने का लोगों ने काम किया है। हमने देखा किस तरीके से इनकी सरकार में संविधान पे लगातार बाबा साहब के संविधान पे प्रहार किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर वार किए जा रहे हैं, संविधान पे प्रहार हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर किस तरीके से वार और प्रहार किए जा रहे हैं। आपने देखा, हमने देखा सर किस तरीके से संविधान के अंतर्गत जिन समाजों के, जिन वर्गों के अपने अधिकार संविधान सुरक्षित करता है, उन वर्गों के अधिकारों पर चोट पहुंचाई जा रही है। हमने देखा सर किस तरीके से सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या प्रदेश सरकारों की बात हो। हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। जो लगाए भी जा रहे हैं वो कौशल निगम के माध्यम से कच्चे लगाए जा रहे हैं, बिना रिजर्वेशन,
बिना पेंशन इस तरीके से केंद्र सरकार ने भी सरकारी नौकरी समाप्त करके एससी समाज के, ओबीसी समाज के जो अधिकार संविधान के अंदर, जो सरकारी नौकरियों के अंदर अधिकार है, उनको बैकडोर से छीनने का काम ये सरकार कर रही थी सर। और संविधान को आगे भी और चलने के नारे दिए जा रहे थे, उन नारों को भी लोगों ने अस्वीकार किया। बहुमत आपसे छीनकर आप 400 पार का नारा दे रहे थे, बाबा साहब के संविधान को खंडित करने की बातें कर रहे थे, आपसे बहुमत छीनकर अल्पमत की आपकी सरकार बनवा के संविधान को बचाने का काम किया। इसीलिए जय संविधान, और इसीलिए जब जय संविधान यहाँ पे बोला गया, ये मैं भी बताना चाहता हूँ मैं क्यों खड़ा हुआ उस समय, क्योंकि संविधान से, बाबा साहब के संविधान से मेरा भावनात्मक भी एक संबंध है। स्पीकर सर, जब ये संविधान बना, ये जो संविधान, जिस संविधान के आधार पर देश चलता है, संसद चलती है, ये संविधान बना इसी संसद के परिसर में बाबा साहब के नेतृत्व में। जब संविधान बना तो मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उस संविधान सभा के एक सदस्य थे। और जब संविधान की मूल पट्टी पे दस्तखत किए गए तो बाबा साहब के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल पट्टी पे अंकित थे। जब यहाँ पे जय संविधान बोला गया और पीठ से और आसन से उस पर टोक टिप्पणी की गई, तो मैं समझता हूँ मेरा एक कर्तव्य मैंने महसूस किया कि ये पूछना कि इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद जो पीठ की तरफ से आगे जो कहा गया, मैं उसका सही कहा गया कि गलत कहा गया, इसका फैसला मैं देशवासियों पे छोड़ता हूँ और मैं इस महान सदन के पीठ पर और आसन पर मैं छोड़ता हूँ। मगर लोगों ने संविधान की रक्षा की, अहंकार तोड़ा, आपकी बनाम की राजनीति को नकारने का काम किया। मैं स्पीकर सर, मैं कुछ अभिभाषण को मैं आगे पढ़ रहा था, ये समझ में आ गया कि जनादेश भूल तिथि में नहीं है, कौन से सन की सरकार है, जनादेश को समझने में भूल है सरकार द्वारा। फिर मैंने आगे पढ़ा अभिभाषण, उसमें मैं देख रहा था कि पिछले 10 साल के कुछ नारे थे, कुछ वायदे थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आया। मैंने समझा, मैंने ठीक समझा कि आपसे के माध्यम से मैं याद दिला दूं। कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर इसमें आज हम देख रहे हैं सर 45 साल में रिकॉर्ड बेरोजगारी, एक ऐसी ज्वलन समस्या, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का आज इस सरकार ने बनाने का काम किया। लेकिन अभिभाषण में बेरोजगारी शब्द, एक बार भी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जैसे बेरोजगारी की समस्या नहीं हो। आज आपके सामने, आज देश की हकीकत आपके सामने है। देश में जहाँ एक और सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 साल में, तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। शायद इसीलिए देश में सबसे ज्यादा विपक्ष के मत प्रतिशत आज हरियाणा में चुनाव में मिला है। और ये आपकी सरकार ने जवाब दिया। पिछले सत्र में जब मैंने सवाल पूछा था कौन से प्रदेश में कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान को आपने बेरोजगारी की घट में उसका भविष्य अंधकार में कर दिया। कोई नौजवान आज डिप्रेशन की तरफ, नशे में आज हरियाणा देश में आगे बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा आज नशे की तरफ। अपराध आज अनियंत्रित हो गया हरियाणा के अंदर। आज अंडर एज शूटर गैंग बन गए और अंडर एज शूटर में हरियाणा के नौजवान आज वहां पे दिखाई दे रहे हैं। आज अपराध में हरियाणा बढ़ गया और पलायन, विदेश की तरफ पलायन। आपने डंकी पिक्चर का आपने सुना होगा। आज हरियाणा का नौजवान, जो नौजवान देश की सीमा पे जाकर देश के दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो जान हथेली में रखकर अपना घर बार छोड़कर पैनामा के जंगलों के रास्ते में होते हुए अमेरिका की सीमा लांघकर जब अमेरिका में प्रवेश करता है मजदूरी करने, तो उसके घर में दिवाली मनती है, पटाखे छूटते हैं। आज आप बात कर रहे हैं अमृतकाल की। ये कैसा अमृतकाल है कि हमारे नौजवानों को अपना देश छोड़कर विदेश में जाना पड़े और कहीं जा रहा हमारा नौजवान अमेरिका में, तो जो सीमा पर दुश्मन से लड़ने की बात करता था, आज वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में जाकर हरियाणा का नौजवान लड़ने की बात कर रहा है। ये कैसा अमृतकाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा के नौजवान को आज आपने उनके भविष्य को लेकर इतनी बड़ी चोट, अभी नीट की बात आ रही थी, मैं आपकी जानकारी में ये दिला दूं, अगर देश में केवल बेरोजगारी का रिकॉर्ड ही हरियाणा में नहीं बना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पेपर लीक और सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले पिछले 10 वर्षों में कहीं हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर ही पेपर लीक घोटाले हुए हैं। आज पेपर लीक के माध्यम से करोड़ों नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। बेरोजगारी का अभिभाषण में एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, तो उसके साथ साथ मैं देख रहा था इसी अभिभाषण में
एक बार भी भ्रष्टाचार और काले धन का भी अभी भाषण में एक शब्द नहीं आ गया। ना भ्रष्टाचार ना काला धन। ये वही नारा था, काला धन लाएंगे सबके बाटे 15 लाख आएंगे। नहीं, काला धन आया नहीं, काले धन के बारे में कुछ कहा नहीं गया। अब लोग कह रहे हैं असली नारा ये था, काला धन हम विदेश से नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे, रातों रात काला धन उनका सफेद कराएंगे, वॉशिंग मशीन बनाएंगे। अगर भ्रष्टाचार पे इनका रिकॉर्ड ठीक होता तो इन्होंने क्यों नहीं वोट मांगी और क्यों भी भाषण में भ्रष्टाचार और काले धन का जिक्र नहीं किया? वोट मांगनी चाहिए थी इनको कि हमने कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया, इस बात पे वोट मांगनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार का इनका रिकॉर्ड ठीक होता। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक और इनका नारा था, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, स्वामीनाथन लागू कराएंगे। तो देख लिया हमने, 750 किसानों का लहू बहाया आपने। हमने देख लिया कैसी आमदनी दुगनी, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई, किसान का दुख दर्द दुगना हो गया। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, कम से कम एमएसपी पे तो आप सच रखिए देश के सामने। एमएसपी की लीगल गारंटी आप करिए सरकार में। आपकी पार्टी से काफी समय मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। किसान कम से कम एमएसपी पे तो आप लीगल गारंटी करने का काम करिए। सर, और इनका नारा था वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन का नारा था, वो तो भूल गए। नारा बदल दिया, वन रैंक वन पेंशन की जगह नो रैंक नो पेंशन अग्निवीर योजना ले आए। सर, अग्निवीर योजना मैं पूछना चाहता हूँ, ये योजना कहाँ से आई? क्योंकि ना तो ये योजना फौज की मांग थी, ना देश के नौजवान की मांग थी, ना भाजपा के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना थी। कहाँ से आई योजना? और आज इस योजना पे कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हमने कंसल्ट किया। मैं राजनाथ सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी पार्टी से माननीय तेरस सर को बोलना है। सर हम कर लेंगे सर, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर, आप कंक्लूड करें। मैं पूछना चाहता हूँ, जनरल नरवणे ने क्या कहा कि इस योजना ने चौंका दिया तीनों सेनाओं को। आज कह रहे हैं आपने कंसल्ट किया था। फौज की इंटरनल एक रिपोर्ट आई सर, हर अखबार में प्रकाशित हुई एक खबर कि इस योजना की वजह से फौज में आपसी प्रतिद्वंदता बन गई, जवानों में आपसी जो मरने मिटने की जज्बा था एक दूसरे के लिए, अब आपसी प्रतिद्वंदता, फौज के मनोबल में रिकॉर्ड गिरावट आई। फौज के पास सबसे बड़ा हथियार उसका मनोबल होता है। हमारे देश की फौज का मनोबल आपने गिरा दिया। ऐसी योजना आप लेके आए, देश की फौज जिसपे सबको गर्व था। 75 साल में सरकार कोई भी रही हो, देश की फौज ने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। चाहे वो 1971 में इंदिरा जी की सरकार हो, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भगोल को बदलने का काम किया, या 99 में चाहे वो आप ही की सरकार हो, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, करगिल में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया, तो इसी फौज ने किया। पक्की भर्ती से नियुक्त इस फौज ने किया। आपने उसके बदला दिया। मैं मांग करना चाहता हूँ कि अगली सर कंक्लूड करें, प्लीज कंक्लूड करें। सर आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सर इन्होंने एक और नारा दिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सर ऐसा ना हो सर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है सर कि 1% जो सबसे अमीर हिंदुस्तानी है उनका 60% की संपत्ति है। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहीं इनमें से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी अदानी अंबानी के पास ना रह जाए सर। आज ऐसी अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बना दी इन्होंने। आज ये नारे तो दे रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ देशवासियों को अनाज देना अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मनरेगा की योजना को कांग्रेस का विफलता का प्रतीक आप बता रहे थे। ये 80 करोड़ देशवासियों को जो अनाज दे रहे अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जनादेश क्या है। जनादेश ये है कि वो 80 करोड़ लोग आपसे कह रहे हैं कि हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए और हमें काम चाहिए। हमें सरकार की रोटी नहीं खानी, हमें इज्जत की रोटी खानी, हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 80 करोड़ लोग ये आपको बता रहे हैं। धन्यवाद। और मैं आखिर में सर, कंक्लूजन में सर यही कहना चाहता हूँ, सर कंक्लूजन यही कहना चाहते, जहाँ तक अर्थव्यवस्था में सर एक और बात की, ये कहते थे कि रुपया इतना गिर गया, जब 62 पे हमारे समय रुपया हो गया था कि इज्जत गिर गई हिंदुस्तान की। अब रिकॉर्ड गिरावट आ गई, 62 से 84 पहुंच गया रुपया। अब तो रिकॉर्ड गिरावट आ गई होगी हिंदुस्तान की इज्जत में आपके अनुसार। तो ये आज अर्थव्यवस्था की स्थिति है। मैं आखिर में एक ही वाक्य कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये जनादेश, लोगों ने जनादेश अहंकार के कार्यशैली के लिए नहीं दिया,
आपकी तानाशाही की कार्यशैली के लिए जनादेश ने दिया, उसको स्वीकार किया। जनादेश सबको साथ रखे, देश को आगे लेके जाने के लिए जनादेश दिया और इसको आप अगर स्वीकार करोगे, आज तो इस जनादेश ने एक मजबूत विपक्ष को जन्म देकर आपके समक्ष, आपके सामने बिठाने का काम किया है। अगर जनादेश नहीं समझोगे, अगली बार आपकी जगह मजबूत विकल्प के रूप में आएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, ये जो एमपी सर कैफेटेरिया है, जैसे सेंट्रल हॉल में जो टीवी लगे हुए थे सर, उसमें थोड़ा सा ठीक सारी कार्रवाई अच्छे से देख लेते थे। संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें